शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। ओके, सो आप सभी को शबात शलोम। हम लोग जो है आज अपने तोरा की साइकिल के जो है वो आखिरी पार्शा पर है। पार्शा बेजो था बराखा। थैंक यू बाजी। आप सबको से बात चलो। से बात चलो भाई। और मेरी और शबात मेरी शलूम तरफ भाई। से आप लोगों को मुबारक मुबारक हो कि आपने पूरा तौरा साइकिल मुझे बर्दाश्त किया। आज आखिरी है। बरो हाशिम, खुदावंद ने आपको हमें दिया है इतना अच्छा टीचर। सो वैसे टेक्निकली मैं आपको मजे की एक बात बताता हूँ। मैंने अ, आज जो है ना वो पार्शा रीड नहीं किया क्योंकि आज जो था बरखा का वक्त नहीं था। इसको मैं सिमखा तौरा पे पढ़ूंगा खुद से। लेकिन मैंने बाजी को ये कहा था क्योंकि सिमखा तौरा के बाद पारशा बरेशीत भी साथ आ जाता। अगर अगर हम उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करते तो एक तो ये भी हमें पढ़ना पड़ता और उसके बाद हमें जो है ना जो बरेशीत था वो भी उसके साथ ऐड हो जाता। तो मैंने यही बाजी को रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है ना ईद के इस फ्राइडे में जब इकट्ठे हों तो हम जो है ना ये इतना लंबा पारशा नहीं है और ये उन उन हिस्सों में से है, तौरा के उन हिस्सों में से है जो कि बुनियादी तौर पे पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। जैसे मैंने एक हिस्से के बारे में पहले भी ये कहा था कि ये पढ़ने वाला हिस्सा है क्योंकि जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं होगा आपको इसका आइडिया नहीं होगा। नॉनदलेस इसके अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत बातें हैं रिगार्डिंग द ब्लेसिंग्स। क्योंकि जब भी कोई बड़ा बंदा जो है वो घर से जाता है या जुदा हो रहा होता है तो वो अपने खानदान को अपनी फैमिली को एंड ऑल ऑफ द बनी इसराइल वाज अ फैमिली ऑफ रबीनु मोशे। तो इसको आप उनकी फाइनल ब्लेसिंग ही जान इसके तौर से जानते हैं। एंड दिस इज द ब्लेसिंग, जैसे कि बाजी ने इसके नाम को एक्सप्लेन किया वजोथा बरका। दिस इज द ब्लेसिंग। सो खुदावंद की मेहरबानी से हम आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। उन्होंने जो है दस्ते शफकत रखा, जिंदगी हयाती रखी। ठीक है। और जो है ना अ, बहुत सारे मुश्किलात को हम में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया, जैसे चाचू हैं। और मैंने चाचू के लिए बल्कि चाचू के इनफैक्ट चाचू के लिए जरूर खसूसन खुदावन से ये कहा, मैं कहा कि मर्जी हमेशा आपकी पूरी होती है लेकिन बंदे तौरा साइकिल पूरा जरूर होना चाहिए बंदे की जिंदगी में एक दफा। सो बारी ताला ने चाचू को बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर ले आए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और बाकी भी हमारे सारे भाई बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते रहे एंड इवेंचुअली खुदावंद ताला की बड़ी मेहरबानी के साथ, बड़ी मेहर शफकत के साथ जो है ना हम आखिर तक पहुंच गए। सो लेट स्टार्ट। और शुरू करते हैं हम इससे कि आपको ये सबको पता है कि खुदावंद ताला ताला की जो शरह है उसको द तौरा ऑफ फायर कहते हैं, द लॉ ऑफ फायर है। और ये बात हमेशा से मुझे पसंद रही है, ये रिवायत मुझे हमेशा से पसंद रही है, हमेशा से बतानी अच्छी जो है ना अच्छी लगी कि इससे पहले कि खुदावंद ताला ने इस सारी इस कायनात का जो है ना इसको बिल्ड करते उन्होंने जो है ना जो है तौरा को बनाया। और एंड ट्रेडिशनली दे से कि हाशिम wrote the Torah of black fire on a white fire. So हमेशा से मुझे ये चीज अच्छी लगी बतानी, दिल को लगती है। और एक और भी रीजन ये है कि तौरा को आछी शरीयत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब तौरा दी जा रही थी तो ये तो ट्रेडिशन है ना, लेकिन फिजिकली जो हम चीज जानते हैं जो टेक्स्ट में लिखी है वो ये है कि जब खुदावंद ताला ने तौरा दी तो आपको पता है कि जो सीना का पहाड़ था वो जो है ना वो आग और धुएं से भरा था।
सो और बिजलियां कड़क रही थी। सो इसलिए भी इसको ये कहा जाता है। और हम आखिरी हिस्से में हैं, जहाँ पे रबीनो मोशे जो हैं वो अपनी फैमिली को, बने इसराइल के जो कबाइल हैं उनको ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं, इससे पहले कि वो उनसे जुदा हों। तो सबसे पहले जो है वो रूबन का कबीला आता है, एज वी कैन अंडरस्टैंड, सबसे पुराना कबीला। तो जब वो उनको बरकत देना शुरू करते हैं तो व्हाट ही से कि भाई उनको जो ब्लेसिंग मिलती है वही थी जिंदगी की। यू विल लिव, जैसे हम वो जीता रहे। सो काइंड ऑफ द सेम ब्लेसिंग, जैसे हम हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं भाई जीते रहो। अब जो रूवन का कबीला है उसको ये ब्लेसिंग क्यों चाहिए थी, ये बात याद रखिएगा कि तौरा में आप जब भी किसी को ब्लेसिंग देते हुए पढ़ेंगे, वो ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और ब्लेसिंग दे दी। मुंह उठाया, उनको पता होता था कि हम जो है ना, बल्कि ये बात लिखी गई है कि उनको उनकी बरकत के हिसाब से बरकत मिलती है। सो क्यों क्यों रूबन के कबीले को ऐसी बरकत दी गई? तो सूरत हाल ये थी कि जब बने इसराइल जो थे वो अरज इसराइल को जब उन्होंने फतह करना था, कॉन्कर करना था, तो जो रूबन का कबीला था, जो जब बैटल फील्ड थी ये उसके अंदर सबसे पहले जाते थे। काइंड ऑफ आप ये कह लें कि दे आर ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ वॉर, और फ्रंट लाइन में हमेशा होना ये खतरा होता है, उसमें जान जाने का खतरा होता है। तो ये वो कबीला था जो फ्रंट लाइंस में होता था। सो इसलिए इनके लिए ये ब्लेसिंग जरूरी थी कि इनके कबीले के लोग जो है ना वो जंग में जो है ना उस मरने से और हादसे से बचे रहे। और एक और भी रीजन थी इसकी, क्योंकि जो है ना इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो यर्दन के दूसरी तरफ चुना था, और ये बाकी जो है ना कबाइल से काइंड ऑफ थोड़ी दूर थे। तो आज तो हमारे पास जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी वजह से तो फासले बहुत सिमट गए हैं। लेकिन अगर आप बैक इन डेज इस चीज को सोचें तो हेल्प के लिए अगर कॉल भी करनी है तो किस तरह से हेल्प कॉल की जाएगी? टेलीफोन्स या मोबाइल फोन्स तो थे नहीं। तो यही थे कि किसी ने वहां पे जाके इतला देनी है कि भाई ये हो गया। अब इतला देने के बाद वहां से लोग आएंगे। सो काइंड ऑफ द सिचुएशन यू कैन यू अंडरस्टैंड। और चूंकि वो उनके साथ नहीं थे, सो जो रबीनो मोशे हैं उनकी ब्लेसिंग उनके लिए इस हिसाब से थी कि चूंकि जो रूबन का कबीला इट्स नॉट लिविंग इन द लैंड इटसेल्फ, और जो है ना इन्होंने बैटल भी इनकाउंटर करनी है और फ्रंट लाइंस में थे। और आपको याद होगा कि एक पार्शा में मैंने ये बताया भी था कि जब असीरी का मतलब का अनफॉर्चुनेट मौसम स्टार्ट हुआ, तो ये वाले जो कबीले थे इनको डैमेज सबसे पहले हुआ, क्योंकि ये वहां पे नहीं रहते थे। सो दैट इज वाई रबीनु मोशे ने इनको ये ब्लेसिंग देनी शुरू की। अच्छा, अगर आपने ये पार्शा पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़े, लेकिन पढ़ा है तो आपको ये पता लगेगा कि शमाउन के लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है इसके अंदर। अच्छा, रबीनु मोशे ने की कोई ब्लेसिंग शमाउन के कबीले के लिए मेंशन नहीं। और वो उसकी एक रीजन जो असेस की जाती है वो यही है कि जो शमाउन का कबीला था इसके बहुत सारे लोग जो थे ना वो मदियानी औरतों के साथ उस गुनाह में मुलव्वस थे। और जिमरी आपको याद ही होगा,
जिमरी और कुसबी का जो वाकया था जनाब फिनिहास के सिलसिले में, तो वो भी आपको याद होगा होपफुली, जिसने ये डिक्लेयर किया था कि भाई तुमने भी तो किया तो हमने कर लिया तो क्या हो गया, ये परमिटेड है, ये दैट दिस एंड दैट, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, होपफुली यू रिमेम्बर। सो उस गुनाह का नतीजा ये हुआ कि 24,000 लोग जो थे ना कबीले के, वो मारे गए। तो जनाब फिनिहास जो थे, अगर वो ये हथियार ना उठाते तो शायद सिचुएशन इससे भी ज्यादा जो है ना वो बुरी होती। सो ये तो हो गई, लेकिन अ, अगर आप ये सोचे एक मिनट, एक लम्हे के लिए, कि बनी इसराइल का कबीला तो है ना यार, लेकिन आपको अगर बुजुर्ग याकूब की ब्लेसिंग याद हो, तो उन्होंने शमाउन के कबीले को ये कहा था कि ये ना बनी इसराइल के अंदर स्कैटर होंगे, स्प्रेड होंगे, और मोस्टली ये जो स्कैटर्ड थे मतलब इन द जनाब यहूदा, मतलब यहूदा के कबीले के हिस्से में। सो ये बात बताने की कोशिश ये है कि इन अ वे दे डिड गेट अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो सारे भाइयों के उनके दरमियान रहेंगे। इस पातशाह में जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग पहलू है ना, वो है रबीनु मोशे का ब्लेसिंग देने का ऑर्डर। वो किस पैटर्न के अंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं, किस हिसाब से उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्लेसिंग तो अपनी जगह इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो किस पैटर्न में इसको चला रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, वो बड़ा मजेदार है। अच्छा। इसके बाद जो है ना रवीनु मोशे जो है वो यहूदा के कबीले को ब्लेसिंग देते हैं, और अ, जब वो ब्लेसिंग इसको दे रहे होते हैं, तो आप ये नोट करें कि रवीनु मोशे जो हैं वो उन्होंने अ, यहूदा के कबीले को जो है वो लावी के कबीले से पहले जो है ना वो ब्लेसिंग दी। हालांकि ये हम सबको ही पता है कि जो है जनाब लावी का जो नंबर है वो जनाब यहूदा से पहले है। अब क्यों? जनाब रूवन और जनाब यहूदा, उनके अंदर ना एक चीज कॉमन है। और जो बुजुर्ग मूसा हैं उन्होंने मतलब ऐसे वन आफ्टर द अदर दोनों को ब्लेसिंग दी। उन्होंने शबत रूबन से शुरू किया, उसके बाद शमाउन स्किप हो गया, और द थर्ड मतलब द सेकंड वन इज द ट्राइब ऑफ जुडा। अब वो क्यों है कि जो रूबन और जनाब यहूदा थे, उन्होंने एक दफा उनसे गलती हो गई, दोनों ने इस चीज का इतराफ किया, ठीक है, दोनों ने जो है ना इस चीज के लिए माफी मांगी और तौबा की। तशुआ इज द वर्ड फॉर इट, रिटर्न। सो रमीनो मोशे ने जब अपनी ब्लेसिंग यहूदा के कबीले के लिए स्टार्ट की है, उन्होंने कहा कि दे विल लिव एंड नॉट डाई इन बैटल। इट्स काइंड ऑफ द सेम ब्लेसिंग जो उन्होंने जो है ना रूबन के कबीले को दी। और उसके बाद आपको ये तो सबको ही हमें पता है कि जो यहूदा का कबीला है उसमें से जो है ना बादशाह आए हैं, मलक दावीद, शलोमो, यहोशफत, हिजकिय्याह। और ये वो बादशाह हैं जिन्होंने जो है ना खुदावंद ताला से जंगों में दुआ की है, और खुदावंद ताला ने इनकी सुनी, और इन इन लोगों को जो है ना फतह बख्शी। और अगर आपने ये चीजों को मतलब अगर आप पढ़ के आए हैं,
तो आपको ये मालूम होगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने से ज्यादा बड़ी आर्मीज को फेस किया। दुनिया की बाकी अकवाम, बाकी ग्रोह जो थे, उन फौजों से कांपती थी जिनको इन्होंने फेस किया। और इन्होंने खुदावन ताला से दुआ की, खुदावन ताला ने इनकी सुनी। और रबीन मोशे ने उनको ये ब्लेसिंग दी कि खुदावन ताला जो है ना वो तुम्हारी सुने, तुम्हारी दुआओं को सुने, ताकि तुम अपने दुश्मनों को जो है ना वो शिकस्त दे सको। मैं जब अपनी रीडिंग में इसको पढ़ रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, इसको जरूर पढ़िएगा। तो अ, एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, रबीनु मोशे की जो ब्लेसिंग्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सबसे लंबी ब्लेसिंग्स के लिए, मतलब इवन अगर आप शायद आयतों को भी देख लें ना, इस हिसाब से भी देख लें, तो आपको सबसे लंबी ब्लेसिंग्स दो ही कबीलों के लिए मिलेंगी, और वो है लावी का कबीला और यूसुफ का कबीला। सो जो जनाब लावी के कबीले की ब्लेसिंग थी, मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग है जो मतलब प्रेज से, तारीफ से जो है ना स्टार्ट होती है। और इनको ब्लेसिंग देते हुए मतलब रमीनो मोशे जो है वो ये कहते हैं कि खुदावन ताला जो है ना ने तुम्हें जो है ना उरीम और तुमीम जो है ना वो दिए हैं। और उरीम और तुमीम के बारे में भी आपको पता है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस वक्त वहां जाने की जरूरत है। सो उरीम और तुमीम वो मतलब सिंपली इट्स एन ऑरेकल ऑफ हाशिम, जिससे बनी इसराइल को उनके जवाब मिला करते थे। सो हाशिम जो है वो उरीम और तुमीम के थ्रू जो है ना आंसर्स दिया करते थे, और ये कोहन गदोल के पास होते थे। सो हाशिम की जो प्रेजेंस है, ये वो कबीला था जो हाशिम की प्रेजेंस में रहता था। और ये जो है ना, ये उनका वो रिवॉर्ड था कि जो उनकी इसको आप कह लें कि उनकी हार्ड कोर लॉयल्टी जो थी हाशिम के साथ, ये उसका नतीजा था। सो जब सब लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जब सब लोग पानी के लिए, चीजों के लिए जो है ना कंप्लेन कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, ये सारी बातें हम पढ़ के पीछे से सुन के आए हैं। ये वो कबीला था जिसका ईमान था कि खुदा को हमें जरूरत नहीं है, खुदावंद ताला जानते हैं, ठीक है ना, वो खुद दे देंगे। सोने के बछड़े का जो है ना वो कभी वकुआ, जो है ना कभी फेल, वो तो हमें पता है। जहां पर तख्तियां टूट गई, बड़ा बहुत कुछ हो गया वहां। ये वो कबीला था जिसने कभी भी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। और इसके बाद वो एक आइकॉनिक वकुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई अपनी तिरानों से तलवार बांधते फिरोगे जो है ना और अपने भाइयों को मारोगे। सो वो लोग, एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों के सामने मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरा अब्बू, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ढिमकना, ये चलता है ना, ये लोग कभी तौरा को उठा के नहीं चल सकते। लेट मी एक्सप्लेन। क्यों क्यों लावी के कबीले को ये चीज दी गई थी। लावी के कबीले को जब उन्होंने कहा कि अपनी रान से तलवार बांधोगे और अपने भाइयों को मारोगे, कैसे? हम आप एक मिनट के लिए वर्चुअली इसको इमेजिन करें कि लावी के कबीले ने इसको इस फीट को जो है ना किया कैसे होगा।
वो कर कैसे पाए इसको? खुदावंद ताला ने तौरा को सिखाने का सारा काम उन्हें दे दिया। एक बाप के सामने उसके दो बेटे मर जाएं और उसको कहा जाए तेरे कपड़े भी ना फटें, तेरे बाल भी ना बिखरें, वर्चुअली कभी इमेजिन करके देखें। तो आपको समझ आएगी कि क्यों तौरा सिखाने, तौरा पढ़ाने और हाशिम की खिदमत करने का इंतजाम इन लोगों को दे दिया गया था। क्योंकि तौरा का सिस्टम दो चीजों पर चलता है, जो एक जस्टिस है। जस्टिस जो है ना, वो किसी को नहीं देखता। जस्टिस जो है ये हाशिम की एक क्वालिटी है, इसके ऊपर वो किसी को स्पेयर नहीं करते। और जस्टिस किसी चीज का लिहाज नहीं करता। जो खताकार है वो खताकार है, जो मासूम है, जो बेगुनाह है वो बेगुनाह है। अगर खताकार आपका भाई है और बेगुनाह कोई दूर का ऐसा इंसान जिसे आप जानते भी नहीं है, तो भी आपने जस्टिस के सामने, जस्टिस जब आप करेंगे तो आपने उसी को जो है वो बेगुनाह करार दे देना है जो बेगुनाह है। सो इसकी वजह से इस कबीले के पास वो ब्लेसिंग आई टू बी द जजेस, टू बी द टीचर्स ऑफ तौरा, खुदावंद के लिए बखूर जलाना, कुर्बानियां लेके आना। और क्या कैसी बात है, खुदावंद ताला ने उनको माशी फिक्रों से आजाद कर दिया। दुनिया काम करेगी उनके लिए, बाकी कबीले काम करेंगे उनके लिए, बाकी सब लाएंगे उनके घर सामान, वो सिर्फ खुदावंद का काम करेंगे। खुदावंद ताला ने उनको माशी फिक्र से भी आजाद कर दिया। और खुदावंद ताला सालों साल मस्कन से लेके मकदिस और फिर सेकंड टेम्पल था, बहुत सारे लावियों ने, काहिनों ने वहां खिदमत की। सो एक अरसा तक जो है ये सर्विस चली। खुदावंद ताला जो है वो उनसे राजी थे। और हर उस इंसान ने को खुदावंद ताला ने तबाह कर दिया जिसने ये अपना ये उठाने की कोशिश की कि भाई अकेले यही नहीं है जो खिदमत करेंगे, खुदावंद की जमात का हर बंदा पाक है। सो ये वाला वाक्य तो आपको पता ही है ना। और इसके आगे ये वही लावी थे, जब आप जो है ना हशमोनियन जो है डायनेस्टी आई और जब यूनानियों के सामने वो खड़े हुए। सो इट इज कमिंग। सो मैं सोचा कि आपको इसका भी हिंट दूं कि वो भी जो है वो लावी ही थे। और मजे की बात ये देखें, चले अब इसका जिक्र छिड़ गया तो मैं यहाँ पे आपको बात बताता जाऊं कि खनूका की कहानी के अंदर आपको पता है कि सिर्फ 13 बंदे थे जिन्होंने ये रेबेलियन स्टार्ट किया था। 13 बंदे। हाँ, एक और चीज, खुदा ताला ने तौरा में ये फरमाया था कि तू ना गलत बात के लिए भीड़ का साथ ना देना। मतलब अगर मैसेज कोई बात कह रहे हैं और वो गलत है तो आपने मैसेज के पीछे नहीं जाना। ये वो कबीला था जिन्होंने मैसेज का साथ नहीं दिया। इनको पता था क्या सही है क्या गलत है कि भाई सारा सारा जहान ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, सारा जहान जो है वो बछड़ा बनाने के पीछे जा रहा है, सारे ही जा रहे हैं, हम भी जाएंगे क्योंकि वो तो ठीक ही कह रहे होंगे। बट दे न्यू what is right and what is wrong, and for this they were praised, and all of the service was given to them. So
अगले जो दो कबीले हैं वो है जनाब बिन्यामीन और जनाब यूसुफ। सबसे यंगेस्ट कबीले। और यहाँ भी आपको ना एक मजे की बात पता लगेगी कि जो बिन्यामीन का कबीला है, जो कि बीबी राखल के सबसे छोटे बेटे थे, वो उनको भी ब्लेसिंग जो है वो जनाब यूसुफ से पहले मिली। और जैसा कि पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई रीजन तो जमीनो मोशे के पास है ना। सो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रीजन है। लेट्स सी दैट। जब बनी इसराइल जो है वो अरब इसराइल में दाखिल हुए और उसको फतह करना शुरू किया, और जब लैंड की डिवीजन हुई कबीलों के दरमियान, सो जो एरियाज उनको कबीलों को दिए गए, इट्स लाइक अ स्टेट, वो उनकी स्टेट थी। और जो यहूदा और बिन्यामीन का कबीला था वो सदर्न पार्ट की तरफ जो था अरब इसराइल में, और नफ्ताली और जबूलून जो थे वो नॉर्थ की तरफ थे। और जो मकदिस था वो बिन्यामीन और यहूदा दोनों के हिस्सों के अंदर था। गालिबन इस चीज की शायद बाजी ने हमें कोई तस्वीर दिखाई भी थी, आई डोंट रिमेम्बर के दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। वो क्रॉस के अंदर लैंड की डिवीजन है, और अगर हम उसकी तस्वीर देखें तो हमें बेहतर आइडिया हो सकता है उसका। आई डोंट नो कि वो दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी, ये मुझे अब याद नहीं है। सो वो बिन्यामीन और यहूदा के बॉर्डर्स के ऊपर था। और जो मकदिस का होलीएस्ट पार्ट था ना, वो बिन्यामीन के हिस्से में था, जहां पर मिनोरा शुल्खान और अरोन पड़े थे। सो अब आपको इसे इसे आपको अंदाजा होगा कि मकदिस का एक होलीएस्ट हिस्सा बिन्यामीन की जमीन पे था। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि रबीनु मोशे जो है ना, उन्होंने जो है वो जनाब यूसुफ को जो है स्किप करके पहले लावियों के बाद जनाब बिन्यामीन को बरकत क्यों दी। चूंकि वो जो बिन्यामीन की तरफ हिस्सा था वहां पे कुर्बानियां हो रही थी, और जो लावियों की ब्लेसिंग थी, उनकी ब्लेसिंग ही ये थी कि वो मकदिस में खिदमत करेंगे, कुर्बानियां गुजरानेंगे, और खुदावन के आगे बखूर जलाएंगे। सो लावियों के बाद वो सीधे जो है उन्होंने जो ब्लेसिंग दी वो बिन्यामीन को दी। और अ, उनकी ब्लेसिंग का ताल्लुक इसी चीज से था कि जो मकदिस है वो जो है वो ऊंचे पहाड़ पे होगा, और जहाँ पे हाशिम की जो है ना प्रेजेंस होगी, चाहे मकदिस रहे ना रहे, लेकिन हाशिम ने ये कहा था कि मेरी आंखें जो है ना यहाँ लगी रहेंगी, एंड हिज प्रेजेंस नेवर लेफ्ट थे। सो मोशे रबीनु मोशे ने उन बिन्यामीन के कबीले को ये ब्लेसिंग दी थी कि हाशिम की जो प्रेजेंस है वो हमेशा इनके सरों पर रहेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बयान की जाती है कि क्यों हाशिम ने ये जगह चुनी कि मकदस जो है वो उनकी टेरिटरी में जो है ना वो बनेगा। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। वो कहते हैं कि भाई बिन्यामीन जो है अपने भाइयों में वो वाहिद था जो अरज मतलब होली लैंड में पैदा हुआ था। सारे भाई जो थे वो अपने भाई को बेचने में मुलव्वस थे, सिवाय बिन्यामीन के। और बिन्यामीन जो हैं ये वो भाई थे, ये मतलब वो अपने बाप का बच्चा था जिन्होंने अपने बाप को
अपनी ओल्ड एज में जो है ना संभाला। जहां पर वो जाते थे जनाबे बिन्यामीन उनके साथ होते थे। ये तो क्लियर कट हमें पता है। जब हमने वो वाला हिस्सा देखा था जहां पे जनाबे यूसुफ के बारे में उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आएगा तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, तुम जासूस हो पहले प्रूव करो। तो ये तो मेरा ख्याल आपको याद होगा कि जहां वो जाते थे जनाबे बिन्यामीन उनके साथ ही होते। सो उन्होंने अपने बाप की ऐसी की, और हाशिम इज आवर फादर। तो उन्होंने जो है ना इसका रिवॉर्ड उनको ये दिया कि जो है ना बाप का जो घर है, हाशिम का जो मकदस है, वो उसी बच्चे की टेरिटरी में होगा जिसको इस चीज का वस्फ था, जिसको इस चीज के ऑनर का लिहाज था। सो इसके बाद रवीनो मोशे ने जनाबे यूसुफ के कबीले को जो ब्लेसिंग दी, एंड वन ऑफ द लंबीएस्ट ब्लेसिंग, लॉन्गेस्ट। तो रवीनो मोशे ने जनाबे यूसुफ को इस चीज के लिए प्रेज किया कि उन्होंने अपने भाइयों की जो है ना वो सपोर्ट की, उनको खाना और उनको मतलब अनाज दिया ताकि वो उनको सस्टेन कर सकें उस सारे कहत की सूरत हाल में, दिस वी नो। और जो है ना इसके साथ ही रवीनो मोशे ने जो है ना वो इफ्राइम और मनश्शे चूंकि उन्हीं का हिस्सा था, उन्हीं के कबीले का, उनको भी ब्लेस किया। और अ, उनकी ब्लेसिंग ये थी कि दे वुड हैव द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन एरेज इसराइल। अनाज बेहतरीन होगा उनके पास, बेस्ट फसलें इनके जो है ना जगह पे होंगी, बेहतरीन फल होगा जो है ना। और ये सारी जो है ना इवन सरदार जो हैं वो होंगे। और आपको पता जनाब यहोशुआ जो है, जो थे, जो जो जिन्होंने बनी इसराइल को आबाद किया था जाके, वो जनाब यूसुफ के कबीले से ही थे। और इसके बाद उन्होंने उन इसके लिए बेहतरीन उन्होंने जंगें की, हजारों दुश्मनों को फना किया। और उसके बाद जो जनाब जदौन थे वो भी इसी कबीले से आए, और उन्होंने भी जो है वो बनी इसराइल को आजाद किया। सो ये जो जो मतलब फ्रूटफुलनेस जो मतलब की जो ब्लेसिंग थी कि भाई बहुत फलदार होगा। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ये पहले भी ब्लेसिंग में हम पढ़ चुके हैं, यू आई होप यू रिमेम्बर। तो काइंड ऑफ द सेम ब्लेसिंग जो थी वो जनाबे अ, मतलब यूसुफ के कबीलों को मिली। सो कौन से कबीले हमारे अभी रह गए हैं? लेट्स सी, मेक अ गेस। कैन एनीबडी गेस? अब हमारे पास कौन से कबीले से रह गए हैं, कौन से हो गए हैं? अभी जद आशर नफ्ताली स्टार ये रह गए। दान का। दानिश। जी, इसाकर, जबूलून, जद, दान, नफ्ताली और आशर, ये 6 रह गए। अच्छा, एक दो बड़े इंटरेस्टिंग कबीले जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो बेगम साहबा के साथ भी ये चीज शेयर की थी। बड़े इंटरेस्टिंग कबीले हैं ये आप ये दो कबीले, दे आर लाइक पार्टनर्स इन तौरा। अच्छा, और मजे की बात यह है कि आप ना मतलब इनको देखेंगे हैं भी साथ साथ, अगर आप इनको मैप पे देखेंगे ना, दे आर जस्ट हगिंग वन अनदर। और ये दो जो कबीले हैं ये हैं जबलून और इसहाक के। अब रिलेशनशिप बड़ा स्पेशल है इनका, पार्टनर है दोनों, और पार्टनर है तौरा के। जो जबलून का कबीला था, दे वर बिजनेस। अगर आप उनको मैप पे देखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बिजनेस करने के लिए डिवोट कर रखा।
ऊपर से जो ये साकर का कबीला था, उन्होंने अपने आप को तौरा सीखने के लिए डिवोट कर रखा। अब ये कर क्या रहे थे दोनों कबीले के, एक जो है वो पैसे बना रहा था, दूसरा जो है वो जो है ना उलहम हवा में जगह बना रहा था। वो दोनों की ना, इसको मतलब इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। दोनों ना एक दूसरे के साथ ऐसे थे कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई तुम यही करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना यार, बिजनेस कर रहे हैं ना, पैसे कमा रहे हैं ना, तुम ये काम करो, तुम हमें सिखाओ बस। सो जो जबलून का कबीला था, वो जो अपना माल था वो यसाकर के कबीलों को के साथ शेयर करते थे, और यसाकर के कबीले को मतलब वो इस उस सारे फाइनेंसेस से वो इस काबिल होते थे कि वो जो है ना अपना वक्त जो है कानून को सीखने में, तौरा को सीखने में और मुख्तलिफ चीजों को सीखने में जो है ना वो लगा सकें, जिसकी वजह से उस कबीले से जो थे बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे, जजेस आते थे, टीचर्स आते थे। और मजे की बात यह है कि जो जवलून का कबीला था वो हैवली रिवॉर्ड होता था, इस वजह से क्योंकि वो जो है ना तौरा की तालीम के लिए उनको सपोर्ट करते थे। सो किसी को तौरा की तालीम के लिए सपोर्ट करना, इसका भी बहुत बड़ा अजर है। आपको याद है मैंने बताया था कि तौरा का तुम्हार बिक नहीं सकता सिवाय चंद चीजों के। किसी को वो बात याद है? ये सेल वाली बात तो याद है। वो चीज किस तौरा का तुम्हार किसके लिए बिक सकता था? उसमें से एक चीज ये थी कि अगर कोई तौरा की तालीम हासिल करना चाहता है और आप उसको फाइनेंस करना चाहते हैं। सो रबीनो मोशे ने उन दोनों को इकट्ठे ब्लेस किया, और देवर पार्टनर्स। और जो इसहाक की जो ब्लेसिंग थी उससे जबलून फायदा उठा रहा, और जो जबलून की ब्लेसिंग है उससे इसहाकर फायदा उठा रहा। फिर एक और मजेदार सिचुएशन, इसहाकर जो थे वो तौरा सीखते थे। हाँ, मतलब हमारे जहन में यार क्या बड़ा काम कर रहे हैं लोग, नो डाउट। और वो बड़ा भी था, लेकिन जबलून को ब्लेसिंग में पहले मेंशन क्यों किया गया? मैंने आपको बताया कि इस पार्शा के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो रबीनु मोशे का वो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। रबीनु मोशे जो चीज आपको बताना चाहते हैं, जो चीज सिखाना चाहते हैं ना, कि ये साखर का कबीला जो कि तौरा में जो है ना इंडल्ज था और उसमें अचीवमेंट्स हासिल कर रहा था, ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जबूलून के कबीले की पार्टनरशिप उनके साथ थी। और रबीनु मोशे का लेसन ये है कि जो लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो तौरा को सीखते सिखाते हैं, उनकी भी उनका भी जो जो ब्लेसिंग है, इट इज एज ग्रेट एज दोज हु आर लर्निंग एंड टीचिंग तौरा। सो रबीनु मोशे की जो ब्लेसिंग थी जबूलून के कबीले के लिए, वो था कि टू लिव बाय सी शोर्स। सी शोर्स, अगर आप में से किसी ने थोड़ा सा भी कोई एंशिएंट हिस्ट्री का को स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि ऐसे शहर जो बंदरगांव पे होते थे, वो आज भी जो पोर्ट्स हैं वो बड़ी कीमती होती हैं किसी किसी भी जगह के लिए।
सो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सारी ट्रेडिंग तो होती वहां से थी। सारे जहाजों ने वहीं आके खड़े होना होता था, और वो जो था वो जबलून का कबीला था वहां। सो दे विल लिव बाय सी शोर। अगर आप वहां पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको ये मिलेगा, दे विल लिव बाय सी शोर। लेकिन आपको ये अंदाजा होगा, अगर आपने एंशंट हिस्ट्री का मुताला किया तो आपको इसी से पता लग जाएगा कि लिविंग बाय द सी शोर मीन्स दैट यू विल बिल्ड अ वेरी ग्रेट बिजनेस एम्पायर। सिर्फ एक लिविंग बाय द सी शोर का ये मतलब नहीं है कि वो ठंडी हवा खा रहा होगा। सो वो एक बिजनेस एम्पायर बनाएंगे, बाइंग सेलिंग चलेगी, ट्रेडिंग चलेंगी, ये सब उनके एरिया में चलेगा। और जो ये साकर थे, उनके जो स्कॉलर्स थे वो हाईएस्ट कोर्ट्स में जो है ना होंगे, टीचर्स होंगे, जो है सेनेड्रन के साथ होंगे, वो उनको सजेशन दे रहे होंगे। इवन दे विल नो हाउ टू सेट अप द कैलेंडर। ये कहा जाता है कि जो बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके, वो साकर के कबीला से आए थे। सो नाउ होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाई। और सबसे बड़ी एक चीज, जब स्पेशली इन द केस ऑफ ट्राइब ऑफ जबलून, जबलून के कबीले के केस में आपको ये पता होगा कि जब ट्रेड्स होंगी दूसरी जगहों के साथ, और शिप्स लैंड करेंगे वहां, अ, सब चलेगा, तो बहुत सारे लोग उनके साथ इंटरेक्शन में आएंगे। सो जो जबलून का कबीला है, जो नॉलेज उन्होंने अपने पार्टनर से हासिल किया है, वो नॉलेज वो दूसरों तक ट्रांसमिट करने के काम आएगा। एंड देन यू विल हैव कॉन्वर्ट्स। सी सी द मैजिकल पार्टनरशिप। सो ऐसा उनका ऑर्डर है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल तौरा पोर्शन। इसके बाद रवीनो मोशे ने जो है ना वो जद को ब्लेसिंग दी। सो जद जो है ना उनके कबीले के पास दे विल हैव अ लॉट ऑफ लैंड। और आपको पता है कि जो जद का कबीला था वो यर्दन के दूसरी तरफ था। सो दे विल हैव मोर टेरिटरी एक्चुअली दूसरे जो है ना कबीलों के उससे। सो जद के जो है ना वो शेर की मानंद होगा। एंड व्हाई इट इज देयर, क्योंकि जब इन्वेजन अगर कोई हुई तो ये वो कबीले हैं जिनको वॉरियर्स चाहिए होंगे। सो रवीनो मोशे ने उनको ब्लेस किया विद द स्ट्रेंथ ऑफ द लायंस। द स्ट्रेंथ ऑफ द लायंस मींस दे विल हैव वॉरियर्स, एंड दे विल बी विक्टोरियस इन वॉर। चूंकि वो जो है ना, आप समझे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना अगेंस्ट एनिमीज होंगे। इसके बाद जनाब दान का कबीला था। तो उसके लिए भी वही ब्लेसिंग थी कि दान का कबीला भी जो है ना वो शेर के बच्चे की तरह होगा। और उनको भी जो है वो मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वो नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ थे। चूंकि वो नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ थे, ये सारी चीजें आपको मैप को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको ये पता लगेगा। और ये भी वो थे जिन्होंने अरब इसराइल को किसी इन्वेजन से जो है ना वो डिफेंड करना था। और जो दान की टेरिटरी थी अ, वो जो है वो बहुत फर्टाइल थी, क्योंकि जो उनके पास थे वाटर सोर्सेस। और वाटर सोर्सेस क्या थे? पूरा यर्दन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड यर्दन? यर्दन जो है, इट इज फ्रॉम टू वर्ड्स, यर्दन
means flows from दान. सो जो यर्दन था वो दान से फ्लो करता था टू द रेस्ट ऑफ एरेक्सिस. सो पानी के साथ की जमीनों के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी फर्टाइल होती हैं. सो दिस वाज देयर ब्लेसिंग. उसके बाद रबीनु मोशे ने जो नफ्ताली का कबीला था उसको भी यही ब्लेसिंग दी कि देयर लैंड और टेरिटरी जो उनका जो एरिया है, उनकी जो स्टेट है, दे विल इट विल बी फर्टाइल और इट विल कंटेन एवरीथिंग दे वांट. फल जो वो चाहें, बेहतरीन से बेहतरीन चीज जो वो चाहें, और क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स वो होगा उसके पास. क्योंकि नफ्ताली के पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यरदन था दान के कबीले के पास, और किन्नत का जो सी ऑफ किन्नत या किन्नत की झील जो थी वो थी नफ्ताली के पास. सो मतलब वो तो वहां पे जाल डाल के तो मछलियां पकड़ने का बिजनेस भी उनका खूब चलेगा. और इसके बाद रवीनो मोशे ने जो है वो आशर के कबीले को ब्लेस किया, ब्लेसिंग उनको दी. और उनकी ब्लेसिंग थी द वास्ट अमाउंट्स ऑफ ऑलिव ऑयल. और ऑलिव ऑयल आप उस दौर में, यू कैन पॉसिबली इमेजिन, ऑलिव ऑयल जो था वो उनके खाने का सोर्स था, उनके लिए जलाने का सोर्स था. और मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूज ऑफ ऑलिव ऑयल. तो आप सोचें, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तेल ही जलाना था, दिए ही जलने थे. तो तेल कौन प्रोड्यूस कर रहा था? आशिर का कबीला. और एक और ब्लेसिंग थी इनके पास, बड़ी मजे की, बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग. और वो ये थी कि इनकी औरतें बहुत खूबसूरत थी. एंड दे विल मैरी द किंग्स एंड कोहनीन्स. इट्स ऑल्सो ब्लेसिंग. या सो रबीनु मोशे ने ये सारे स्पैन के अंदर फॉर 36 days ही स्पोक्स टू बने इसराइल. तो दीवारीन के अंदर इस्तिस्ना की किताब में, आई डोंट नो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, ड्यूट्रोनॉमी की किताब अंग्रेजी के अंदर, इसके अंदर जो है ना ये सारा उसका जो है ना रिकॉर्ड मौजूद है. और उनके जो आखिरी लफ्ज हैं रबीनु मोशे जो हैं, ही प्रेजेस हाशिम, ही प्रेजेस बने इसराइल. और उन्होंने ये तक उनको बताया कि भाई व्हाट काइंड ऑफ लाइफ जो है ना वो आगे रेज इसराइल के अंदर जो है ना इनकाउंटर करेंगे. और ये सब सारी बातें कंप्लीट हो गई, सब सब कुछ हो गया. तो हाशिम ने उनको कहा कि भाई नबू के पहाड़ पे, माउंट नबू के ऊपर जो है ना वो जा. और माउंट माउंट नबू आपको पता है कि वो यरहू के जो है ना दूसरी साइड पे है, यर्दन रिवर के साथ. तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो हम मैप पे अगर देखें तो हमें ज्यादा क्लियर अंदाजा उनका उसका होगा. और ना वहां से जो है ना ये सारी जमीन जो है ना वो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं इनको देने, जिसका वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था कि मैं उनकी नस्ल को दूंगा. और आप इमेजिन करें कि बाय दैट टाइम रवीनु मोशे ने ये खुद कहा कि मैं वो 120 बरस के थे एट दैट टाइम. और पहाड़ पर चढ़ना वो भी 120 बरस के इंसान के लिए, कैसा भी पहाड़ हो भाई. हम तो यकीन करें ये बागे जनाह वाली पहाड़ी नहीं चढ़ सकते, सांस चढ़ जाती है बहुत ज्यादा. तो एंड ऑनेस्टली से हमारे यहाँ तो बेगम साहबा 4 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उसके बाद जो है ना उनको 4 मिनट लगते हैं रिकवर करने में. सेम हेयर, नॉट विद हर, सेम हेयर, इवन बच्चे तक. तो आप सोचें कि एक पूरे पहाड़ पर 120 साल के इंसान ने चढ़ना है. तो ये बात उन्होंने कही है कि ही वॉज एज यंग एज ही वॉज इन हिज यंगर
टाइम्स। और ये सारी ताकत जो है वो इट्स बिकॉज ऑफ हाशिम्स ब्लेसिंग, हाशिम्स प्रेजेंस। सो रबीनु मोशे जो हैं वो नबू के पहाड़ पे चढ़ते हैं और हाशिम जो है वो उनको सारा अरब इसराइल दिखाते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट। और ट्रेडिशनली वो ये कहते हैं कि रबीनु मोशे ने सिर्फ जमीन ही नहीं देखी, उन्होंने इससे ज्यादा कुछ देख लिया। और हाशिम जो है उन्होंने रबीनु मोशे को वो मुस्तकबिल भी दिखाया जो बनी इसराइल जो है ना वो अरब इसराइल के अंदर इनकाउंटर करेंगे। वो सारे गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, वो सारे के सारे जो हैं जो है ना वो हाशिम ने उनको जो है ना वो दिखाए। और जब ये रबीनु मोशे ये सब देखते हैं तो हाशिम ने उनको कहा ये वो जमीन है जो मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि तुम्हारे जो है ना तुम्हारी नस्ल को दूंगा, और तू इसे देख ले विद योर ओन आईज कि ये वादा जो है ना आज पूरा होने वाला है। अब ये मतलब इसलिए और इसके बाद जो है खुदा का बंदा जो मूसा है वो 120 बरस के थे जब उनका इंतकाल हुआ। और ये ट्रेडिशनली कहा जाता है कि व्हेन रबीनु मोशे डाइड, उनकी मौत का ऐलान वाज डन बाय अ हेवनली वॉइस, वाज अ हेवनली वॉइस जिसने ये अनाउंस किया कि ही इज नो मोर। और बनी इसराइल ने 30 दिन तक वो जनाबे मूसा के लिए जो है ना रोते रहे, मातम करते रहे। इट वाज अ ट्रेजेडी फॉर देम, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो रबीनु मोशे जो हैं वो उनसे जुदा हो गए। और एक चीज हमेशा से जो मुहिमा बनी रही कि खुदा का बंदा मूसा जब उनसे जुदा हुआ तो नो बडी नोज के वेयर हिज ग्रेव इज, कोई नहीं जानता। रबीनु मोशे यू नो उनकी ख्वाहिश थी कि डेथ बाय क्या, डेथ बाय द डिवाइन किस। डेथ बाय द डिवाइन किस। सो nobody knows, Hashim himself took his रूह। तो nobody knows कि वो कहाँ पे दफन थे, लेकिन उन्होंने 30 दिन तक उस मातम किया। और रबीनु मोशे के बारे में जो लिखा गया वो ये है कि आज तक कोई नबी मूसा की मार्फत, मूसा के अलावा ऐसा नहीं आया जिससे खुदावन ताला ने रूबरू, फेस टू फेस जो है ना वो बात की हो। लेकिन एक चीज से हमें लेसन मिलता है, दे क्राइड फॉर 30 days, उन्होंने 30 दिन तक मातम किया। इसके बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। सो ये आखिरी पोर्शन के ऊपर एक और चीज मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। इस आखिरी पोर्शन के ऊपर अक्सर लोग इतराज करते हैं कि आखिरी पोर्शन जो है ये अपने मतलब खुदा का बंदा मूसा मर गया, ये कैसे देख सकता है। सो ये याद रखिएगा, रबीनु मोशे वहां नहीं थे तो फिर ये बात किसने तहरीर कर दी। तो उनके साथ एक और भी सिद्दीक थे जो कि who is going to be the next leader of बने इसराइल, यस। सिद्दीक जनाबे यहोशुआ, या जिन्होंने उनको
अरज इसराइल में लेके जाना था। सो मूसा की मानंद कोई नबी नहीं उठा। सो फेलोज, द एंड ऑफ आवर तौरा साइकिल। तो इसके ऊपर हम क्या कहते होते हैं एंड पे? खजाक खजाक मैंने खजाक।